हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो यूनिट 5.3 पेपर नंबर 6 गणित पढ़ाने की रणनीति, यानी कि जो वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनको आप मैथ कैसे पढ़ाओगे, मैथ पढ़ाना क्यों कंपलसरी है, मैथ से उन्हें क्या फ़ायदा होने वाली है, उसका उपयोग कैसे करना है, इन सब चीज़ों को जानना आपको बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं उनके लिए लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये सारी समस्याएं आम है। क्योंकि आप लोग एक विशेष शिक्षक हैं और विशेष बच्चों पे कार्य करेंगे, तो आपको ये सारी जानकारियाँ, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि एडॉप्टेशन की बात की जा रही है। ये सारी यूनिट्स में एडॉप्टेशन की बात की जाती है कि एडॉप्टेशन होता क्या है। एडॉप्टेशन का मतलब अनुकूलन हम कैसे कर सकते हैं बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसमें अब बात आती है कि गणित सिखाने में क्या रणनीति हो सकती है, यानी कि आप किस तरह सोचते हो कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों को कैसे आप गणित सिखा सकते हो, संख्या कैसे सिखाओगे, जोड़ना, घटाना, उसका उपयोग करना किस तरह से आप सिखा सकते हो। तो इसमें जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, गणित की के प्रभावित शिक्षण की ओर बढ़ते समय एक मजबूत संख्यात्मक कार्यक्रम में शामिल किए गए, जिसमें ये सारी बातों को ध्यान में रखे हुए इन बच्चों को हमें इंग्लिश, हिंदी जो भी सिखाना होता है सिखाया जाता है। तो हम बात करते हैं कि जो है, जो कोई भी बच्चा हो जिनमें मैथमेटिक्स की समस्या हो, तो उसको हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या एडॉप्टेशन कर सकते हैं, क्या टीएलएम्स यूज़ करेंगे, ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी, जिससे वो, हाँ, जिससे हम उन बच्चों को मैथ की कैलकुलेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखा सकें। अब बात करते हैं स्कूल में बच्चों को संख्या तथ्य कैसे पढ़ाए जाते हैं। जैसे जोड़ और घटाव की बात करते हैं, तो जैसे कि ऑन स्क्रीन आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस पिक्चर में ये हमने दिखाया, इसमें दिखाया गया है कि 2+3 मिला के कितने पिक्चर्स हो गए, सो काउंटिंग कैसे किया जाएगा। तो ये सारी जानकारियाँ आपको चित्र के माध्यम से बताने से उनको और भी आसानी हो जाएगी। इसी तरह से नंबर्स की बात की गई है, 2+3। तो सबसे पहले हम फूल के माध्यम से, फिर डॉट के माध्यम से, फिर हमने फाइनली अंततः उसके मूर्त मूर्त का मतलब कि हम आपने एक बात हमने पढ़ाया होगा इसमें यूनिट फर्स्ट में, कि पेपर नंबर 6 के यूनिट फर्स्ट में हम जब किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो रूल होता है पढ़ाने का, उसको फॉलो करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने सबसे पहले चित्र दिखाया, सबसे पहले हमने किसका चित्र दिखाया, फूल का। तो ये जोड़ के फिर इसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व किया डॉट लगा करके कि ये ऐसा हो सकता है। लास्ट में हमने उसको फिगर दिखाया। फिगर दिखाने से क्या है कि बच्चे को एक्चुअल उसकी वैल्यू पता लग जाती है। तो 2+3=5। इसी तरह से आप जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि फ्लैश कार्ड के माध्यम से उनको खेल खेल के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जानना कंपलसरी होता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि बच्चे का स्तर क्या है, बच्चे को सिखाना कैसे है। बहुत सारी चीज़ें होती है कि रटने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अलग अलग पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो यूनिट जो 4 है, सॉरी यूनिट 3 है, थोड़ा बहुत था। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में मैकाइजन ने विकसित करने की रणनीति। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की, स्ट्रेटेजी टू डेवलप मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होती है, उसको हम कैसे डेवलप करते हैं, उसके बारे में यूनिट 4 में हम कवर करेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे आप लोग फटाफट बताने की, जिससे आप लोग कम समय में सारी बातों को समझ लीजिए, जिससे क्वेश्चन के जवाब आपको हल करने में आसानी हो। जैसा कि आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है, शब्द मेटा कॉग्निशन ग्रीक मूल शब्द मेटा से लिया गया है, जिसका अर्थ है परे, और लैटिन शब्द में कॉग्नोसेर का अर्थ है जानना। यानी कि जो हमारा मेथड होगा, रणनीति होगी, वो किस तरह से हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों के लिए किस तरह से कार्य करेंगे, उसके बारे में लिखा गया है। और एक एक करके आप लोग इसको पढ़ के समझ सकते हैं। और जो भी ना समझ आए, मैं बार बार वही बात रिपीट करूँ, शायद अच्छा नहीं लगेगा, कि जो भी ना समझ आए आप लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या, हम उस पर दोबारा से वीडियो भी शूट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने आज ही शूट कर लिया तो दोबारा से नहीं शूट करेंगे। तो कोशिश करेंगे हम दोबारा से ये वीडियो बना लें जो आपको समझ नहीं आया हो, पर कमेंट करके बताएंगे, तभी हमें उस पर चेंजिंग करने की आवश्यकता होगी। तो इसमें एक ही पॉइंट था वो लिखा गया, वो आप लोग देख लीजिए, थोड़ा बहुत ही था। अब लास्ट पॉइंट आते हैं यूनिट 5।
यानी कि ये जो लास्ट ये वीडियो है इसमें हम यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 तीनों कवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कोशिश करके क्या पूरा ही कर लेंगे। तो यूनिट जो 5 है उसमें हमें दिखाया गया पीयर ट्यूटर और सहकर्मी। यूनिट 5 में पीयर ट्यूटर कोऑपरेटिव लर्निंग एंड को टीचिंग एक्टिविटीज। अब इसका मतलब क्या होता है? पीयर ट्यूटेशन का मतलब समूह संगठन के साथ सीखना, क्या क्या रणनीतियाँ बनाई जा सकती है। यूनिट 5.5 में पेपर नंबर 4 में आपको उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पेपर नंबर 6 यूनिट 5.5 में पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, को टीचिंग एक्सपर्टीज़ क्या होती है, इसके बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीयर ट्यूटरिंग। जैसा कि हम पहले बात करते हैं पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या है। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब मित्र शिक्षण, यानी कि जो कई सारे बच्चे एक साथ अगर पढ़ रहे हैं तो उनको हम किस तरह से पढ़ाई पढ़ाई में शामिल कर सकते हैं, ये सारी जान के दिया गया है। समूह एक लचीला माध्यमिक स्तर वाली रणनीति है जिसके छात्रों को अकादमिक ट्यूटर और ट्यूटर ट्यूटर के रूप में शामिल किया जा सकता है। आमतौर पर एक उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को महत्वपूर्ण शैक्षणिक या व्यवहारिक अवधारणा की समीक्षा करने के लिए या प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ जोड़ा जा सकता है। इसमें इसका कहने का मतलब है कि पीयर ट्यूटेशन जो होती है इसमें कई सारे बच्चों को एक साथ जोड़ करके, जैसे कुछ बहुत ही अच्छे जानकार हों और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कम जानकारी होती है, सबको एक साथ जोड़ करके कोई भी एक्टिविटी सिखाया या पढ़ाया जा सकता है। पीयर ट्यूटेशन क्यों चुने जाते हैं? अब इसकी जो चुनने का या सिलेक्ट करने का या चिन्हित करने का जो तरीका होता है या क्या नियम है उसके बारे में बताइए। यहाँ उम्र, ग्रेड, स्तर और विषय क्षेत्र को व्यापक रूप में संशोधित अभ्यास है। और अगला पॉइंट क्या है? हस्तक्षेप छात्रों को एक से एक सहायता प्राप्त करने की अनुमति देता है। अगला पॉइंट है छात्रों के साथ छोटे समूह में जवाब देने के अवसर बढ़ गए हैं। यह ट्यूटर और ट्यूटर दोनों प्रकार के अकादमिक में सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। विद्यार्थी को व्यस्त और कार्य का पर समय बढ़ता है। ट्यूटर की आत्मनिर्भर और आत्म प्रभावी बढ़ाती है 2006 के अनुसार। तो इसमें बात करते हैं कि जब हम किसी बच्चे को इस समूह के माध्यम से कोई भी शिक्षण प्रशिक्षण उनको अगर प्रदान कर रहे हैं तो उसमें जो है मित्र संगठन या मित्र शिक्षण के बारे में डिस्कस की जा रही है। तो आप लोग ध्यान रहे कि जैसे आप लोग ग्रुप टीचिंग कराते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको देखने की आवश्यकता होती है, कितना आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ये सारी जानकारियाँ इसके माध्यम से आपको प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद कह रहे हैं सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली पीयर ट्यूटर मॉडल क्या है, यानी कि जो CWPT क्या होता है। जो CWPT क्या है इसके बारे में आप लोग एक बार चेक कर लेना कि क्लास वाइज पीर ट्यूटरिंग। ट्यूटरिंग का मतलब शिक्षण होता है। जैसे कहते हैं ट्यूटर, कह रहे ट्यूटर कौन है, शिक्षक कौन है, इसको शॉर्ट में ट्यूटर बोला जाता है। तो ट्यूटर का मतलब होता है एक शिक्षक। तो CWPT क्या होती है? क्लास वाइड पीर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? क्लास वाइज पीयर ट्यूटरिंग की पूरी कक्षा को अलग अलग क्षमता वाले स्तर के 2 से 5 छात्रों के समूह में विभाजित करना शामिल होता है। छात्र, इसका मतलब है कि जो क्लास वाइज हम कोई भी एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं तो एक ग्रुप बना देते हैं कि 5 बच्चों का समूह अलग बना दिया, उसको कुछ समय दे दिया कि इस समय से इस समय के दौरान आपको ये गतिविधियाँ कंप्लीट कर लेनी होगी। इसी तरह से दूसरा पॉइंट आता है क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग। तो यानी कि क्रॉस एज का मतलब है जैसे मान लो कोई बच्चा 5 साल का है तो कोई 8 साल का भी है, तो उनको क्रॉस के हिसाब से किस तरह से प्रशिक्षण या शिक्षण प्रदान किया जा सकता है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि छोटे और बड़े बच्चों को आपस में किस तरह से पढ़ाया जा सकता है। इस तरह से जो कोई भी गतिविधियाँ सिखाई जाए जिसमें छोटे और बच्चों को एक साथ शामिल किया जाए और भी वो आसानी से सीख सके। आगे आता है PALS। PALS क्या होता है शायद आपको नहीं पता, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा PALS का फुल फॉर्म क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे पीर असिस्टेड
असिस्टिव लर्निंग स्टडीज़, पल्स होता है, पल्स कहते हैं ना, PALS। पल्स का फुल फॉर्म अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर लिख सकते हैं, पीर असिस्टिव लर्निंग स्टडीज़। अगला आता है RPT यानी रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये सारी जानकारी इसमें लिखा गया है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पीयर ट्यूटर को कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये पॉइंट्स लेकिन जानने की ज़रूरत है कि इनको हम प्रशिक्षित कैसे करते हैं, क्या नियम होता है, क्या कानून होता है। तो इसमें छात्र को प्रगति गोपनीय के तय नियम को नियमित स्थापित करें, यानी कि जो जैसे कोई बच्चा किसी एक्टिविटी को ग्रो किया है या उसमें अचीवमेंट प्राप्त किया, तो ये ज़रूरी नहीं कि हाल के हाथ ही उसको जो है बताना हो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो गोपनीय भी रखी जा सकती हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, ये सारी जानकारी आपको लिखी जाए, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। और आगे बात करते हैं पीयर ट्यूटरिंग प्रोग्राम की योजना बनाने और उसे लागू करना, यानी कि हम कोई योजना बनाते हैं तो उसको किस तरह से लागू कर सकते हैं, वो ऑन स्क्रीन आपको कुछ पॉइंट्स में दिया गया है, ये चीज़ आपको भी ध्यान से पढ़ लेना होगा और क्वेश्चन के जवाब जिससे आपको आसानी से लिख सकें। अब बात करते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना होगा, ये पॉइंट आउट करके लिखा गया, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख भी लेना अगर लिखना चाहते हैं। अब बात करते हैं सहकारी शिक्षा। सहकारी शिक्षा का मतलब है कि आपस में, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है कि जो शिक्षा एक किसी संगठन या समाज के साथ जुड़कर बच्चे कैसे उसको परफॉर्म करेंगे, कोई भी एक्टिविटी होगी, उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो सहकारी शिक्षा है यानी कोऑपरेटिव का उद्देश्य होता है, कोऑपरेटिव एजुकेशन का उद्देश्य होता है, जॉन डीबी जी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। समूह का सावधानीपूर्वक चयन करना शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। कोऑपरेटिव लर्निंग में शिक्षक की अहम रोल होती है कि उसको कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सहकारी सीखने के प्रकार, इसके कितने प्रकार से सीखा जा सकता है। पहला है पॉइंट इसमें औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है सहकारी शिक्षा। जो शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा इसमें अलग अलग 3 पॉइंट दिया गया। पहला फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग और तीसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग। ये 3 लर्निंग जो हमारी सीखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं हमारे शिक्षा के। अब हम बात करते हैं पहला औपचारिक लर्निंग क्या है। औपचारिक समूह कार्य और परियोजनाओं को सौंपता है, साथ ही जब तक असाइनमेंट पूरा ना हो तब तक वे साथ रहे, समूह की एक स्पष्ट संरचना होती है औपचारिक। इसके अलावा शिक्षक समूहों का चयन करता है, असाइनमेंट के आधार पर समूह विषय और सजातीय हो सकते हैं। इसी तरह तीनों में से 5 व्यक्तियों के समूह में सबसे अधिक उत्पादन माना जाता है। उसके बाद इसी तरह से अनौपचारिक की बात किया जाता है। अनौपचारिक में ये अनौपचारिक शिक्षा के ठीक विपरीत होता है। इसमें जैसा उसमें एक साथ समूह में किया गया था, इसको इस पे अलग होती है। इसके अलावा वे बहुत अच्छी तरह से संरचित नहीं होते, आमतौर पर उनकी गतिविधियाँ शामिल नहीं होती, जिसमें शामिल होते जैसे कुछ मिनट लगते हैं। इसके अलावा इनके साथ आमतौर पर 2 से 3 सदस्य होते हैं। त्वरित गतिविधियों जैसे समझने के लिए त्वरित जाँच, समीक्षा इत्यादि उपयोग की जाती है। ये व्याख्यान के प्रारूप को बदलने में मदद करते हैं। इसके अलावा वे छात्रों को एक अवधारणा के बारे में बताने के लिए कुछ मिनट देते हैं। अब सहकारी शिक्षा क्या होता है। सहकारी शिक्षा भी आमतौर पर दीर्घकालीन समय समूह होते हैं, साथ ही उनकी न्यूनतम अवधि 1 सेमेस्टर है, लेकिन वे वर्षों तक चलते रहते हैं। सहकारी यानी काफ़ी समय लगता है, सहकारी सीखने में काफ़ी समय लग सकता है। सहकारी सीखने, अब आप बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के तत्व, यानी कि इसके क्या क्या तत्व हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिए। इसमें पॉइंट्स आउट किया 5 पॉइंट। उसके बाद इसके फ़ायदे, यानी कि इसके हमें क्या प्रॉफिट होने वाली है, यानी कि जो हम शिक्षा ले रहे हैं इससे क्या हमारे नुकसान है, और उसमें क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। चुनौतियाँ हमें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि इनमें क्या क्या आप लोग पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं। उसके सह शिक्षण की रणनीतियाँ क्या हो सकती, जो को टीचिंग रणनीतियाँ हैं, यानी सह शिक्षण रणनीतियाँ हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना होगा, या आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्योंकि हम वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि फटाफट आप लोग इसको पढ़ लीजिए।
मॉडल की बात किया जा रहा है, इसमें अलग-अलग देखिए एक-एक करके पॉइंट्स दिया जा रहा है। समांतर शिक्षा और आप लोग ध्यान रखना ये सारी जो यूनिट 5 है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को आप कैसे शिक्षित कर सकते हैं, सारा जो ध्येय है, उसी के संदर्भ में है। तो ये हमारा यूनिट 5 जो है कंप्लीट होता है, तो आप लोग कोशिश करिए कि अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए और आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन के जवाब आसानी से और सुंदर राइटिंग में लिखने की कोशिश करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को राधे राधे।